देखो लास्ट क्लास में हमने जो 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक तो मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। मैक्रो स्टेट में मैंने क्या बताया था, जो कि आपके पास एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोई भी, या फिर जो आप जैसे कि आप अगर परमाणु को देखोगे या फिर कोई भी पदार्थ देखोगे तो उसमें जो परमाणु होता है वो किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है, मैक्रो स्टेट या स्थूल कणों के रूप में। लेकिन अगर आप परमाणु के अंदर चले जाओगे और अंदर की तरफ तो उसमें नाभिक के अंदर नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखोगे तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, माइक्रो स्टेट के अंदर आते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप अगर हेड टेल वाली देखो या 4 सिक्कों को उछालते हो तो 4 सिक्कों को उछालने के ऊपर जो 4 0 1 3 3 1 0 4 2 2 ये सब क्या है, हेड और टेल की पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसको प्रदर्शित करते हैं, मैक्रो स्टेट को, स्थूल अवस्था को। और इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस 1। ठीक है, उसी तरीके से माइक्रो स्टेट को बताया था। तो माइक्रो स्टेट में मैंने क्या कहा था कि जो आपके पास में मैक्रो स्टेट होती है उसमें और भी क्या होती है, कुछ अवस्थाएं होती है। वो जो मैक्रो स्टेट के अंदर और आपको जो अवस्थाएं मिलती है वही अवस्थाएं किसको प्रदर्शित करती है, माइक्रो स्टेट। ठीक है ना, स्टेट इन ए मैक्रो स्टेट इज कॉल्ड एज माइक्रो स्टेट। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज्ञात करनी है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n। मतलब कोई भी पार्टिकल है वो किसी घटना को कर सकता है या नहीं कर सकता है। कोई भी पार्टिकल आप उछालोगे तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो उसके पास में कंडीशन कितनी है, 2 ही है। और वो 2 कंडीशन कितनी बार आएगी उसके लिए उसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी, 2 की पावर n। आपके पास 4 सिक्के तो टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है, 16 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस प्रकार का माइक्रो स्टेट का, तो इन A1 macro state the number of micro state जो होगी वो क्या होगी आपके NCR कॉम्बिनेशन के द्वारा इसको ज्ञात किया जाएगा। मतलब एक मैक्रो स्टेट, एक स्थूल अवस्था के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट सूक्ष्म अवस्था है वो ज्ञात करना है तो आपको NCR फॉर्मूले का यूज करना है। और यदि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज्ञात करना है, किसी भी निकाय के अंदर टोटल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो किसका यूज करोगे, 2 की पावर n। तो अब देखो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करो फॉर जीरो का, तो फॉर जीरो फॉर्मूले का यूज करोगे तो क्या आएगा, फॉर n 4, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0, ये 1, आपके पास नंबर क्या आ गया 1। मतलब चारों बार हेड और 0 बार टेल कि कौन सी कितनी सूक्ष्म अवस्था होगी, ओनली फॉर ओनली एक सूक्ष्म अवस्था होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका हेड और टेल 1/3 का करते हैं तो क्या लिखोगे इस 1/3 के लिए, फॉर n 1 और c1 तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1, कितनी आ गई, 4 माइक्रो स्टेट आ गई। देखो इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ। प्रूफ कैसे, देखो आपने 4 सिक्कों को उछाला, हेड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों के ऊपर हेड आएगा तो उस समय पर टेल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चारों के ऊपर टेल आएगा तो उस समय पे हेड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब आपको निकालना किसका कॉम्बिनेशन है, 3 हेड 3 टेल और 1 हेड का निकालना है। देखो 3 टेल, 1 2 3 हेड, फिर हेड टेल टेल टेल, फिर हेड टेल टेल टेल, फिर हेड टेल टेल। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपके पास में क्या है, ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन क्या है 1 3 की। पर इसमें टोटल कितनी अवस्था है, 4 अवस्थाएं। यही चारों अवस्थाएं जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, माइक्रो स्टेट कहलाती है। ये चारों अवस्थाएं क्या कहलाएगी, माइक्रो स्टेट। मतलब मैक्रो स्टेट के अंदर और कितनी स्टेट होगी वो क्या कहलाती है, माइक्रो स्टेट कहलाती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए मैंने फिर बताया था कि माइक्रो स्टेट जो होता है दो प्रकार के होता है, जिसमें अगर माइक्रो स्टेट दिए गए प्रतिबंधों किसी भी निकाय के लिए दिए गए प्रतिबंधों या नियमों का पालन करती है कोई माइक्रो स्टेट, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राप्य माइक्रो स्टेट बोलते हैं। और यदि वो दिए गए शर्तों या नियमों का किसी निकाय के लिए पालन नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे, अप्राप्य माइक्रो स्टेट बोलते हैं। और प्रतिबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिबंध इसके अंदर किसी भी सिस्टम या निकाय के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो उसके कणों की संख्या से रिलेटेड होता है, ठीक है। दूसरा आपके जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, निकाय की ऊर्जा से। और ये दोनों ही हमेशा क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, किसी भी निकाय के लिए कांस्टेंट बोल सकते हो या प्रतिबंध कह सकते हो होते हैं। किसी भी निकाय के अंदर आप लोगों को क्या करना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ भी पता करना हो, तो अगर कोई घटना घटित होती है किसी भी निकाय के अंदर उपस्थित कणों के द्वारा, तो स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक घटना कंप्लीट हो जाए तब तक भी आप लोगों के पास, मतलब जैसे मान लो कोई घटना घटित हो रही है, उससे पहले उस निकाय के अंदर 100 कण है, तो घटना जब घटित हो जाएगी और उसके बाद में भी अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल देखोगे तो वो अगर 100 होते हैं तो ही वो क्या करेगा, सिस्टम जो होगा वो कैसा सिस्टम होगा, प्राप्य सिस्टम होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब वो निकाय क्या है, दिए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहा है, और उस निकाय को कैसा निकाय बोलेंगे, कैसा सिस्टम बोलेंगे, अप्राप्य माइक्रो स्टेट का सिस्टम भी बोलेंगे, ये ध्यान रखना। मतलब अप्राप्य और प्राप्य इन दोनों से मतलब यही होता है कि वो दी गई क्या, जो भी आपको शर्तें दी गई है उन शर्तों का अगर वो निकाय पालन कर रहा है तब भी ही दो प्रकार के माइक्रो स्टेट में से वो कौन सी स्टेट होगी, प्राप्य, अदरवाइज अप्राप्य स्टेट होगी। इसका इंग्लिश में मीन्स मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा क्या होता है प्राप्य का और अप्राप्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि थोड़े अटपटे से नाम है तो इनका बस इतना मालूम होना चाहिए, इनको मतलब किस टाइम इनको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं इतना मालूम हो तो काफी है। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो क्या है, पेपर के अंदर दोनों ही लिखे होंगे, हिंदी और इंग्लिश, इससे कोई भी उनको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, होगी तो इंग्लिश वालों को। अब देखो, अब उसके बाद में मैंने क्या बताई थी, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को आप साम्य अवस्था कह सकते हो या फिर आप इसको क्या कहते हो, स्थायी अवस्था भी कहते हो। अब यह थर्मोडायनेमिक या स्टैटिकल में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में लास्ट क्लास में बता दिया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी एक माइक्रो स्टेट होती है जिसके अंदर माइक्रो स्टेट की क्या हो, संख्या अधिक हो, अधिक से अधिकतम हो। मतलब आपके पास में एक स्थूल अवस्था है, ठीक है ना, ठीक है। वो स्थूल अवस्था साम्य अवस्था को कब प्रदर्शित करेगी या वो स्थायी अवस्था में कब होगी, जब इसमें क्या हो, अधिकतम माइक्रो स्टेट उपस्थित हो। मतलब सबसे अधिक माइक्रो स्टेट जिस स्थूल अवस्था में होगी वो सबसे अधिक स्थायी या इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। जैसे कि आपने 4 सिक्कों को उछाला, 4 सिक्कों को उछाला तो उसमें आप देखो 2-2 हेड के आने की, हेड और टेल के आने की, अगर हेड और टेल दोनों ही कॉम्बिनेशन एक जैसे आ जाते हैं तो आप इसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालोगे तो 4c 2 से निकालोगे तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसका मान किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। और ये अवस्था जब आप 4 सिक्कों को उछालते तो सबसे अधिकतम माइक्रो स्टेट जो होती है वो किसमें होती है, 2/2 में होती है, और उनका मान क्या होता है 6। बाकी वाली किसी के लिए भी निकालो, 1/3 के लिए आपने देखा 4 आई थी, 4 0 के लिए 1, 0 4 के लिए भी 1, और 3 1 के लिए 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16। मतलब सबसे अधिकतम जिस अवस्था के अंदर, जिस स्थूल अवस्था में सबसे अधिकतम माइक्रो स्टेट्स होंगी वह अवस्था आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। और दूसरी चीज ये कि एक तो ये बोल सकते हो आप, दूसरा ऐसी स्टेट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम हो सकती है, जब माइक्रो स्टेट अधिकतम होंगे। माइक्रो स्टेट जैसे देखो इसकी 6 माइक्रो स्टेट है
तो आप 6/16 करोगे तो 3/8 आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब ये जो 2/2 डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी सबसे अधिकतम प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, टोटल क्या है, 6 स्टेट है। आप 6 है और टोटल आपके पास में है कितनी, मतलब 6 माइक्रो स्टेट 2/2 में आ रही है, और टोटल आपके पास में 4 सिक्कों को उछालते तो कितनी अवस्था है, 16। तो इन 16 में से इन 2/2 के आने की जो अधिकतम प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 3/8 होगी। बाकी वालों की आप देखोगे तो एक की 4/16 है, एक की 1/16 है और 1/16। इसका मान क्या हो गया, 2/8, सॉरी 1/4। इन सब का मान 1/16, 1/16। तो सबसे अधिकतम मान किसका है, सिर्फ इसी का। एक तो ये जिसमें सबसे अधिकतम माइक्रो स्टेट हो, दूसरी आप इसके अंदर जो कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए लगाओगे वो कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी की होगी। थर्ड सेकंड, इसकी माइक्रो स्टेट अधिकतम होनी चाहिए। तीसरी आपके पास में एनर्जी कैसी हो उस सिस्टम की, मिनिमम एनर्जी हो। मिनिमम एनर्जी वाली कंडीशन में भी वो अवस्था जो होगी वो पार्टिकल की कैसी अवस्था होगी, साम्य अवस्था होगी, क्योंकि साम्य अवस्था में आपको मालूम हो तो बाहर से लगने वाले सारे बलों का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। तो उस वजह से भी आप एनर्जी को क्या कर सकते हो, जीरो एनर्जी के रूप में या मिनिमम एनर्जी के रूप में भी शो कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ आप लोगों के पास में कैसे होगी, इसके अंदर एंट्रोपी का मान क्या होना चाहिए इसमें, मैक्सिमम। ये 4 कंडीशन जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, आप लोग। ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक सर्प को अगर कोई भी स्टेट पार अगर करता है या शो करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सिस्टम या वो स्टेट जो होगा वो कैसा सिस्टम होगा, स्टेट होगा इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। अब आता है इसके अंदर आप देखो एग्जांपल। देखो एग्जांपल के रूप में आप देखो, समझो कि जैसे कि मान लो कि आपके पास में एग्जांपल के रूप में आपने क्या किया, 40 कणों को उछाला, 40 कण मान लो या 40 सिक्के मान लो, उनको उछाला, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किसके लिए होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, P2020। मतलब 20 कणों के ऊपर ही पहले, मतलब 20 कण घटना को घटित करे और 20 कण घटना को घटित नहीं करे, या 20 कणों के ऊपर हेड आए और 20 कणों के ऊपर टेल आए, तो वो वाली कंडीशन सबसे अधिकतम प्रोबेबिलिटी की होगी। और इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 14C20 अपॉन 2 की पावर 14, मतलब फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20। अब आपने क्या किया, आपको क्या करनी है, इसके अंदर आपको रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब अगर आपने क्या किया, यहां से कुछ पार्टिकल का फ्लक्चुएशन किया, विचलन कर दिया, मतलब पहली अवस्था थी उसके 5 पार्टिकल जो है वो क्या करने लगे, अब घटना को घटित नहीं करे। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ये कॉम्बिनेशन है हेड और टेल का 40 सिक्कों का, ठीक है, इसमें से अब क्या है, 15 सिक्के के ऊपर ही आपने उछाला तो हेड आया और 25 सिक्कों के ऊपर टेल आ गया, तो P ऑफ फ्लक्चुएशन 25। मतलब आप किस प्रकार से लिखो, P डैश 1525 लिखो। मतलब अब आपके पास में 15 अवस्थाएं ऐसी है जिसके ऊपर ओनली फॉर हेड आएगा और 25 अवस्थाएं के ऊपर क्या है, टेल आएगा। मतलब फ्लक्चुएशन कितने का विचलन हो गया, 5 का विचलन हो गया। 5 पार्टिकल ऐसे थे जो पहली अवस्था थे, अब किसकी कौन सी अवस्था में चले गए, दूसरी अवस्था में चले गए, तो इनके लिए प्रोबेबिलिटी लिखोगे वो क्या होगी, 14C15 अपॉन 214 इसको क्या आएगा, फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 25 2 की पावर 14। ठीक है, तो अब आप इसके लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखोगे, तो वो क्या होगी, R बराबर P डैश अपॉन P के बराबर। P डैश अपॉन P का मान रखोगे तो इसमें से देखोगे तो ये 14 से ये 14 गया, 2 14 से ये 2 14 गया, तो और ये 2 14 से ये 2 14 गया। ठीक है, ये तो इसको ऐसे ही रहने दो। तब देखो अब इसमें क्या आएगा, फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 25 अपॉन सॉरी एक फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 25। अब आप जब इसको खोलोगे ना तो उस कंडीशन में इसका मान क्या आएगा, 0.3। ठीक है, अब देखो
मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ जब आप फ्लक्चुएशन करोगे तो उस कंडीशन में जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ रही, अब देखो यहाँ पे कण तो सिर्फ 40 थे, उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इन दो कंडीशन के लिए कितनी आई है, 0.3 आएगी। ऐसे के वैसे अपन आप क्या ले लें, 400 कण ले लें या 400 सिक्के ले लो। अब इसमें भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो किसके ऊपर होगी, P 200 के ऊपर होगी, 200 के ऊपर। ठीक है, अगर आपने फ्लक्चुएशन किया कितने पार्टिकल का फ्लक्चुएशन किया और उस कंडीशन में 50 पार्टिकल जो है वो किस अवस्था में चले गए, दूसरी अवस्था में चले गए, तो यहाँ पे आपको आप जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, 200 C 200 अपॉन 2 की पावर 400। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 200 C 115 अपॉन 2 की पावर 400। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी में R बराबर क्या आएगा, P डैश अपॉन P। तो यहाँ पे आपके मान जो आएगा वो क्या आएगा, फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 200 अपॉन फैक्टोरियल 215 फैक्टोरियल 150। सॉल्व करोगे तब R का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस के पास। मतलब ये समझ लो कि जब आपके पास में मैक्सिमम कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की और उसके अंदर आप फ्लक्चुएशन कर रहे हो, विचलन कर रहे हो पार्टिकल का, एक अवस्था से पहली वाली अवस्था के अंदर जितने पार्टिकल थे उसमें से कुछ पार्टिकल दूसरी अवस्था में चले जाए, तो उस कंडीशन में जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं इन दोनों के रेशियो से, पार्टिकल की संख्या बढ़ने पे उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये ध्यान रखना। एक पॉइंट इसके अंदर ये लिख लेना कि जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है या कणों की संख्या बढ़ने पे जो आपके पास में सापेक्षिक प्रायिकता होती है उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके अंदर ये पॉइंट लिख लेना एक साथ में। अतः कणों की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, सापेक्षिक या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो जाता है, मान बढ़ता है। एक तो इस रेशियो से पता चल रहा है। अब देखो इसी के ऊपर, अब इसके ऊपर क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब आपके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। उस फॉर्मूले के ऊपर 3.5 नंबर का क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। उस फॉर्मूले से भी आप देखो ये सिद्ध होगा कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी या फिर आप फ्लक्चुएशन बढ़ाओगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन बोलो या विचलन बोलो, उस विचलन के अंदर आप क्या करो, पार्टिकल के अंदर कणों को क्या, पहली वाली अवस्था से कणों को किस अवस्था में भेजो, दूसरी वाली में, या फिर दूसरी वाली अवस्था से कणों को कौन सी अवस्था में ला रहे हो, पहली वाली अवस्था में लाओ। तो फ्लक्चुएशन तो विचलन तो हो ही रहा है कणों के अंदर। जो अगर कणों में आप विचलन कर रहे हो और वहीं पर आपके टोटल कणों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी सिस्टम की, वो क्या है, घट जाती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और उस कंडीशन में जब आप ग्राफ बनाओगे इस फ्लक्चुएशन एफ के बीच में और किस के बीच में, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी के बीच में, तो वो ग्राफ किस प्रकार से डिक्रीज होता है या किस प्रकार से इंक्रीज होता है उसके बारे में भी हम उस फॉर्मूले में पढ़ लेंगे। तो आप देखो जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं कि सामान्य सूत्र पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रायिकता वितरण का सामान्य। अब यहाँ पे वितरण से मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिस प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपने 100 सिक्कों को उछाला ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका प्रदर्शित करेगा, आधे सिक्कों के ऊपर कौन सी कंडीशन है और आधे सिक्कों के ऊपर कौन सी कंडीशन है, उन दोनों का, दोनों कंडीशन के अंदर। जैसे मान लो आपने 100 सिक्कों को उछाला, ठीक है, तो इन 100 सिक्कों को की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है या डिस्ट्रीब्यूशन का देखना है, तो देख लो अगर 20 के ऊपर हेड आया और 80 के ऊपर टेल आया ना, तो अगर आपको 20 के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा किया जाता है, जो कि 20/80 के रूप में होता है।
और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कॉम्बिनेशन के रूप में ज्ञात किया जाता है, परम्यूटेशन से नहीं ज्ञात किया जाता, क्योंकि परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले का यूज जो है, जैसे कि आप लोगों को कोई भी दे दी, बॉल दे दी या फिर कोई भी कपड़ा दे दिया या कोई गेंदे दे दी आपको एक बॉक्स के अंदर, उसमें से आपको कोई भी एक चीज निकालनी हो तो उस वाली कंडीशन में आपको किसका यूज करते हो, परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले का यूज करते हो। पर यहाँ पे तो क्या है, हेड और टेल दोनों का कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में है, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में है ये डिस्ट्रीब्यूशन, इस वजह से इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को द्वारा प्रोबेबिलिटी को किसके साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में ज्ञात किया जाता है, ये ध्यान रखना। कल किसी ने पूछा था सर पी आर क्यों नहीं आता, सी आर क्यों आता है, तो अगर जिसके नहीं पढ़ा हुआ है तो वो तो यही पूछेगा सर पी आर एंड सी आर क्यों आता है, ठीक है। अब देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला ज्ञात करना है, थोड़ा सा अच्छा मतलब ऐसा ही फॉर्मूला है कि नॉर्मल डेरिवेशन है और तो कुछ नहीं, विस्तार करना पड़ेगा, पर ये अच्छा फॉर्मूला है, ये आप लोगों के एग्जाम में इसके ऊपर डेरिवेशन काफी बार पूछा गया है, तो ये पढ़ लेना आप लोग एक बार, ठीक है। देखो मान लो कि आपके पास में कोई भी एक सिस्टम है, निकाय है, उस निकाय में कणों की संख्या कितनी है, मान लो 2n कण है, ठीक है। जब इस सिस्टम निकाय के अंदर 2n कण है तो इन 2n कणों में निकाय की सबसे अधिकतम प्रायिकता वाला डिस्ट्रीब्यूशन या अवस्था वितरण कौन सा होगा, मतलब तो निकाय में सर्वाधिक प्रायिकता वितरण क्या होगा, जितने पार्टिकल पहली अवस्था में उतने पार्टिकल दूसरी अवस्था में होंगे, तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये किसको प्रदर्शित करेगा, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टिकल है तो वो दो चीजें कर सकता है, कोई घटना को घटित कर सकता है, कोई घटना को घटित नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर सबसे अधिकतम प्रायिकता का वितरण कौन सा होगा, ये n का होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम प्रोबेबिलिटी को लिखना चाहेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो n बराबर क्या लिखोगे, 2n c of n अपॉन 2 की पावर 2n। तो फॉर्मूले को आगे खोलो या फिर इसको बाद में भी खोल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खोलोगे तो अभी इसके अंदर क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n डॉट 1 अपॉन 2 की पावर 2। अब देखो ये तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। अब आपने क्या किया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर आप क्या कर लो, एस कणों का विचलन होता है, अब यहां से विचलन से क्या मतलब है, मतलब आपके पास में जो ये दो कंडीशन है, एक घटना घटित होने वाली और घटना नहीं घटित होने वाली, उस कंडीशन में आप देख लो कि या तो एस पार्टिकल ऐसे हो जो कि क्या कर रहे, किसी घटना को घटित नहीं कर रहे थे, और अब वो क्या कर रहे हैं, उस घटना को घटित कर रहे हैं जिसके अंदर, जैसे कि मान लो कि जो ये r और n माइनस आर लिखते हो ना, ये क्या होती है, अनुकूल टर्म होती है या अनुकूल पद होता है, मतलब किसी घटना के अनुकूल पद होता है, और दूसरा वाला किसी घटना के प्रतिकूल पद होता है। आप लिखो जिस तरीके से भी, आप जिस तरीके से मानोगे उस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन अगर मान ले कि अनुकूल पद आर है और प्रतिकूल पद क्या हो जाएगा आर, मतलब एक घटना को संभव करेगा और एक घटना को असंभव करेगा, तो दोनों ही कंडीशन में मान लो कि जो घटना कर नहीं सकता था कोई भी, मतलब दुर्घटना या सॉरी कोई भी अगर कंडीशन को नहीं कर सकता, जैसे कि मान लो आप हेड और टेल ही मान लो, ठीक है। अब आपके पास में n पार्टिकल ऐसे थे जो हेड ला रहे थे और n पार्टिकल ऐसे थे जो टेल ला रहे थे। अब इन पार्टिकलों में से क्या हो गया, n में से s पार्टिकल ऐसे जो क्या ला रहे हैं, अधिक हेड, मतलब n से भी n के बाद में s और ऐसे पार्टिकल जो हेड ला रहे हैं लेकिन टेल नहीं ला रहे, मतलब टेल की संख्या के अंदर, टेल आने वाले कणों की संख्या में कितने की कमी होगी, s की कमी होगी, और s आने हेड आने वाले कणों की संख्या में कितनी होगी, s की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखोगे, विचलन। तो यहाँ पे वितरण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, या तो n प्लस एस n माइनस एस से,
या फिर आप इसके वितरण को क्या कर सकते हो n माइनस एस या फिर n प्लस एस से शो कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी की या इस वितरण की प्रायिकता क्या होगी, पी कोष्टक में n प्लस एस n माइनस एस की प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी 2n c n प्लस एस अपॉन 2 की पावर 2n। ठीक है, अब इसका लिखो तो ये फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस एस, ठीक है, और फैक्टोरियल n प्लस एस, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 और इक्वेशन नंबर ये होगी 2। अब देखो विचलन किया तो ये दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी प्राप्त हुई। अब आप क्या करो, इन दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के आधार के ऊपर जो ये सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास टोटल 2n कण है उसकी आप रिलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखना चाहोगे तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का मान क्या होगा यहाँ पर, ध्यान रखना पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट है ना, लगभग एंड तक जाओगे तो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पोर्शन जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का वो ज्यादातर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट और साथ ही साथ में किसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मतलब आपको कुल मिला के ये तीन चीजें ही देखनी है और कुछ भी नहीं देखनी है, ज्यादातर पोर्शन के अंदर इन तीन चीजों का ही यूज होगा। कहीं पे अगर लग रहा है बोरिंग हो रहा है तो भी आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसके सिवाय इसके अंदर और कुछ है नहीं। इसीलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि टिपिकल है पर है कुछ भी नहीं, इसके अंदर कैलकुलेशन ही होती है, मैथमेटिक्स ही आती है और कुछ भी नहीं आती है। सही ढंग से देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या निकालनी है, सापेक्षिक प्रायिकता लिखनी है। तो सापेक्षिक प्रायिकता क्या होगी इसमें, R बराबर P डैश n प्लस एस n माइनस एस अपॉन P एन n। देखो अब इनमें आप डिवीजन करोगे तो इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी आपके फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस एस फैक्टोरियल n माइनस एस और फैक्टोरियल ये दोनों आपस में गए तो इक्वेशन के अंदर क्या बच गया अब इस इक्वेशन के अंदर r बराबर क्या बच जाएगा आपकी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस एस फैक्टोरियल n माइनस एस। ठीक है, अब देखो आगे से आगे बढ़ोगे तो उस कंडीशन में अब आप इसको r का मान अगर आपको क्या निकालना रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालना है कि जो विचलन के साथ बढ़ती है या घटती है, मतलब पार्टिकल का विचलन करने से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विचलन करने से इसका मान बढ़ता है या घटता है वो पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका विस्तार करना पड़ेगा। इसका विस्तार करोगे तभी क्या मिलेगा आपको, इसका मान पता चलेगा, अदरवाइज इसका मान पता नहीं चलेगा। ठीक है,